दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, लगातार आपके सामने हम हिंदी के एक एक चैप्टर पर ऑलरेडी आपसे बात कर रहे हैं। आज उसी के क्रम में हम समास के पार्ट नंबर 2 पर आपके सामने मौजूद हैं। हमने आपके सामने समास का पार्ट 1 ऑलरेडी आपके सामने जा चुका है और आशा करते हैं कि आपको बेहतरीन लगा होगा। देखिए, मैं एक चीज़ और आपसे कहूँगा कि मैं आपका फीडबैक अवश्य चाहता हूँ और आप फीडबैक अपना नहीं देते हैं। मेरे दोस्त, एक चीज़ आप समझिएगा कि जब कभी भी कोई शिक्षक पढ़ाता है, जैसे अगर हम ऑफलाइन की बात करूं तो अगर कोई भी शिक्षक हो, मैं अपने ही बात नहीं कर रहा हूं, अगर वह जाता है पढ़ाने के लिए तो वह आपका फीडबैक अवश्य पूछता है कि क्या मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और अगर नहीं आ रही हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं अपने पढ़ाने की शैलियों में और परिवर्तन करूँगा। शिक्षक के पास तमाम तरह की जो चेंजिंग करने की वह क्षमताएँ होती हैं। मैं अपनी भाषा को, अपनी पढ़ाई लिखाई जितनी भी चीज़ें होंगी, अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो सब कुछ मैं चेंज करने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं आपका फीडबैक अवश्य चाहूँगा। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। चलिए, बिना समय गवाए हम समास के पार्ट नंबर 2 पर आपसे बात करेंगे। हमने समास के पार्ट 1 में बेहतरीन तरीके से सब कुछ आपको डिफाइन किया था कि जो पार्ट 1 में समास की एकदम बेसिक चीज़ें जो होती हैं उसमें हमने आपको सब कुछ बताया था। आज उसी के क्रम में देखिए, हमने सबसे पहले लिखा है मुख्य 6 भेद होते हैं किसके? समास के। हालांकि अगर देखा जाए, इस चीज़ को हमने पहले भी आपको बताया है, यह लिखने का सिर्फ एक ही कारण है, इसे मैंने ट्रिकी मेथड से भी बताया है। हमने वह ट्रिक बताई थी, अब तक दादा छवे समास। ठीक है, अगर इस ट्रिक को आप याद रखते हैं तो अब से अ से अव्ययी भाव, ब से बहुब्रीहि, अब तक त से तत्पुरुष और क से कर्मधारय, द से द्वंद्व और द से द्विग। ठीक है, हमने इस ट्रिक को आपको बताया था। उम्मीद करते हैं कि आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप जाइएगा, जो है प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी की एक तरफ से प्लेलिस्ट हमने बनाया है, वहाँ पर आप जो है बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए, उसी के क्रम में हमारा पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास और तीसरा है द्वंद्व समास। चौथे की अगर हम बात करें तो बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास, द्विगु समास। हमने ऑलरेडी आपको पहले लेक्चर में 3 समास पर बात किया था। आज यहाँ हमने 2 समास लिखा है, जिसमें हमारा कर्मधारय समास और द्विगु समास है। आप कहेंगे जो है आपने तत्पुरुष समास नहीं लिखा। हाँ, मैंने तत्पुरुष समास पर अभी लेक्चर नहीं दिया है, जिसके पीछे कारण यह है कि तत्पुरुष समास बड़ा होने की वजह से हम तत्पुरुष समास को अकेले एक लेक्चर में उसे आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि बार बार एग्जाम में तत्पुरुष समास से ही अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, उन्हें भेदों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिलहाल के लिए मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा कर्मधारय समास। ठीक है, हमने अव्ययी भाव, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास पर लेक्चर दिया है। समय ना गंवाते हुए मैं अपने टॉपिक पर आना चाहूँगा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास होता क्या है मैं आपसे बताना चाहूँगा। देखिए, परिभाषा हमने लिखा है, दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष से या उपमा, उपमेय, उपमान का संबंध हो। ठीक है, अब एक चीज़ आपके मन में आ रहा होगा, जो है विशेषण विशेष क्या होता है, उपमेय उपमान क्या होता है, इनमें संबंध कैसे होता है। और यहाँ देख पा रहे हैं, और द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि द्वितीय पद प्रधान किस समास में होता है। अगर उसे कठिन करना होगा तो आपसे इस तरह की पूछ लेगा। ठीक है, उपमेय उपमान और जो है विशेषण विशेष किस समास में होता है, तो आप कहेंगे कर्मधारय समास में होता है। देखिए, हमने आपसे कहा है कि यह जितनी भी लेक्चर्स मेरे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही हैं, हमने आपसे वादा किया है कि एक भी जो लेक्चर है या मेरे द्वारा दी गई कंटेंट है, कहीं भी किसी भी एग्जाम से आप कंपैरिजन कीजिएगा। एक भी एग्जाम से मैं बाहर आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जितना आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इस एग्जाम्पल को हमने जो लिया है यह प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही एग्जाम की बात कर रहा हूँ। हमने आपसे कहा है कि मैं लेखपाल, यूपीपी आपका हो गया और यूपीएसआई हो गया, उसी के क्रम में आपका यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट, इन सभी को टारगेट करते हुए लेक्चर यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए, देखिए, यहाँ लिखा गया है विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो वहाँ, और द्वितीय पद आपका प्रधान होता है। चलिए, आपने इसे समझा। यहाँ और लिखा गया है, आप इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, आप पढ़कर इसे भूल जाइए। अब नीचे आप आइए, पहचानने की ट्रिक। अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आपको उपमेय उपमान विशेषण विशेष से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ कहा जा रहा है कि विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच
के समान है जो अथवा रूपी शब्द का प्रयोग होता है। अब यहाँ लिखा गया है जो है विग्रह करने पर। हमने आपको बताया था कि विग्रह का मतलब होता है कि फैला हुआ रूप, विस्तृत रूप। हमने आपको समास विग्रह जब पहले लेक्चर में दिया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि समास विग्रह क्या होता है या विग्रह क्या होता है। यहाँ कहा जा रहा है कि दोनों पदों के बीच में के समान है जो अथवा रूपी शब्द का प्रयोग होता है। अब सवाल उठता है, हम जैसे के रूप में अगर आपको बताना चाहें, यहाँ पहला लिखा गया है विशेषण विशेष से। थोड़ा सा आप इसे भी देखेंगे विशेषण विशेष से। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आप देख पा रहे हैं, हमने लिखा है पहला एग्जाम्पल नीलांबर, ठीक है, नीलांबर लिखा गया है। थोड़ा सा एक चीज़ और, अगर कर्मधारय समास को आप देख रहे हैं तो आपके मन में बहुब्रीहि समास की इच्छाएं उठती हैं, क्योंकि बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास अगर देखा जाए तो दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन्स होता है, ठीक है। आप कन्फ्यूजन्स को दूर कीजिएगा। बहुब्रीहि समास होता है जहां तीसरे पद की प्रधानता होती है, मीन्स अगर कहा जाए जो है समस्त पद मिलाकर जो है किसी तीसरे अर्थ की ओर हमें इच्छा जाहिर कराते हैं। लेकिन कर्मधारय समास में ऐसा नहीं है। कर्मधारय समास में कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलता है। जो यहाँ आप देख पा रहे हैं नीलांबर लिखा गया है, नीला धन अंबर, ठीक है, नीला है जो अंबर आप देख पा रहे हैं, उससे हम कहेंगे नीलांबर कहेंगे। यहाँ देखिए हमने कहा आपसे कि है जो जैसे शब्द का प्रयोग होता है कि नहीं होता, आप कहेंगे देखिए यहाँ आया कि नहीं आया। हमने आपसे कहा कि है जो शब्द, इस तरह के शब्द प्रयोग होते हैं। यहाँ आपसे दूसरा कहा जा रहा है, आप दूसरे में देख पा रहे हैं नील कमल, नीला धन कमल, नील है जो कमल है जो के समान आया कि नहीं आया। आप सोच रहे होंगे कि अभी अथवा और रूपी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। हाँ, मैं जानता हूँ ये सब का प्रयोग नहीं हुआ, अभी आगे भी मैंने एग्जाम्पल लिखा है, वहाँ पर उम्मीद है कि प्रयोग होगा। नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है पीतांबर। अब पीतांबर, पीत है, पीत धन अंबर, पीला है जो कमल, ठीक है, सॉरी यहाँ गलत हो गया, पीतांबर और श्वेतांबर, यहाँ अंबर होना चाहिए था, आप ध्यान दीजिएगा, अंबर, अंबर हुआ, ठीक। पीला है जो अंबर, यहाँ आप देख पा रहे हैं है जो के समान अर्थ आया कि नहीं आया। आप कहेंगे बिल्कुल आया। अगर हम 4 नंबर पर बात करें, 4 नंबर आपसे कहा जा रहा है श्वेतांबर, श्वेत है अंबर, ठीक है, श्वेत है अंबर जो यानी श्वेत धन अंबर, यानी कहने का सेंस यह है, आप कुछ मत याद कीजिएगा। अगर किसी भी जो है किसी भी समास विग्रह करते समय, किसी भी शब्द का समास विग्रह करते समय है जो अथवा रूपी शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, आप कहेंगे कर्मधारय समास तुरंत हमारा होता है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। कहीं कन्फ्यूजन से कहीं दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, इसी के क्रम में हमने आपसे चर्चा किया विशेषण विशेष से। अगले पर आते हैं कि उपमेय और उपमान। अब आपके मन में आ रहा होगा उपमेय और उपमान क्या होता है। देखिए यहाँ हमने लिखा है कमल नयन। आप एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझते हैं तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। चलिए, उपमेय और उपमान क्या होता है। देखिए, उपमेय और उपमान की तुलना हम नेक्स्ट अपने अगले लेक्चर में कर देंगे और विशेषण और विशेष्य को भी उसमें अगर समझाएंगे तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। चलिए देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कमल नयन, कमल धन नयन, कमल के समान नयन। देखिए यहाँ के शब्द आया कि नहीं आया, के शब्द आया है कि नहीं आया। आप कहेंगे बिल्कुल आया, के समान आ गया है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ पा रहे होंगे। आगे अगर हम बात करें चंद्रमुख, चंद्र रूपी मुख, रूपी शब्द का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ रूपी शब्द आया कि नहीं आया। आप कहेंगे बिल्कुल, हमने पहचान के थ्रू लिखा है। अगर आप परिभाषा नहीं भी याद करते हैं, आप पहचान की ट्रिक याद करते हैं तो आपके लिए वह भी कहीं ना कहीं बेहतर साबित होगा। चलिए, इसी के क्रम में हमारा अगला है विद्याधन, विद्याधन धन, ठीक है, विद्याधन धन, विद्या रूपी धन। मीन्स आप सभी शब्द को देख पा रहे हैं। हमने पहचानने के लिए जितने भी वर्ड का इस्तेमाल किया या जितने भी शब्द का इस्तेमाल किया, सभी शब्द का प्रयोग हमने यहाँ भी किया और यहाँ भी किया। आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। देखिए जो है बहुब्रीहि और कर्मधारय में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर बहुब्रीहि और कर्मधारय में आप कहीं भी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है,
आपको एग्जाम जो परीक्षा में अगर इस तरह के कन्फ्यूजन्स होते हैं कि यार बहुब्रीहि है कर्मधारय है, बहुब्रीहि है कर्मधारय है, तो वैसे यहाँ मान के चलिएगा कि 90% चांसेस होते हैं अगर दोनों समास पूछा जा रहा है तो बहुब्रीहि समास की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अगर आपको दिक्कत लग रहा है, कन्फ्यूजन्स लग रहा है, परीक्षा में आप समझ रहे हैं कि मैं भूल जाऊँगा, तो आप बहुब्रीहि समास को प्रथम प्रायोरिटी के रूप में रखिएगा, क्योंकि बहुब्रीहि समास से ही कर्मधारय समास की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए आपने इसे समझा। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ अगला लिखा गया है आपके सामने द्विगु समास। अब द्विगु समास से आसान कोई समास हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा गया है कि पहला पद संख्यावाची होता है। यह प्रबल सत्य है कि पहला पद 100% इसमें संख्यावाची होगा, यह मान के चलिएगा, जहाँ कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, पहला पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद समूहवाची होगा। बिल्कुल होगा, जब जाहिर सी बात है कि जब पहला पद संख्यावाची होगा तो उसके बाद जो चीज़ होगा वह समूह में होगा ही। ठीक है, यहाँ लिखा जा रहा है, आपको इस परिभाषा को आपको याद करना होगा। परिभाषा आप नहीं याद करते हैं तो आप सिर्फ इतना याद कीजिएगा कि अगर जहाँ संख्यावाची शब्द दिखता है, अगर वहाँ हमसे समास पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे संख्यावाची शब्द के अंतर्गत हमारा द्विगु समास होता है। मीन्स आप समझने का प्रयास कीजिएगा, पहला पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद समूहवाची होता है तो वहाँ द्विगु समास होता है। इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप समझते हैं तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। देखिए एक चीज़ मैं और आपसे कहूँगा, लिखा गया है त्रिभुज। त्रिभुज और बहुब्रीहि में भी थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, कभी कभी जो यह द्विगु समास होता है और यहाँ आप समझ रहे हैं बहुब्रीहि समास, दोनों से पूछ लिया जाता है। लेकिन फिर मैं आपसे कहूँगा कि अगर दोनों समास यहाँ दिया जा रहा है, ठीक है, अगर दोनों समास आपसे पूछा जा रहा है तो प्लीज़ मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप वहाँ भी बहुब्रीहि समास को प्रथम प्रायोरिटी के रूप में रखिएगा। ठीक है, चलिए एक चीज़ और यहाँ आपसे मैं कहूँगा, जैसे अगर आपसे पूछा जाए, अभी पूछ लिया जाए त्रिलोचन। ठीक है, त्रिलोचन अगर पूछ लिया जाए, अगर हम यहाँ लिखें त्रिलोचन, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, त्रिलोचन हमने लिखा आपसे, हमने कहा आप भैया त्रिलोचन का आप जो है किस समास का उदाहरण है आप बताइए। आप कहेंगे त्रिलोचन जो है वह द्विगु में भी आ रहा है और बहुब्रीहि में भी आ रहा है। ठीक है, और आपकी परीक्षा में द्विगु भी दिया गया है और बहुब्रीहि भी दिया गया है, तो आपको बड़ी समस्या हुई कि हम किस पर टिक करें। हमारा तो 1 नंबर जाने वाला है, लेकिन मेरे दोस्त कभी भी आप द्विगु समास को प्रथम प्रायोरिटी के तौर पर मत रखिएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि हमने अभी कहा आपसे कि जहां भी अगर इस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, आपसे बहुत सारे, जैसे पूछ लिया गया त्रिलोचन हो गया, चतुर्भुज हो गया, इस तरह के एग्जाम्पल, अभी यहाँ त्रिभुज लिखा गया है, आप कहेंगे यहाँ भी 3 भुजाएं हैं, मीन्स यहाँ भी पहला जो पद है वह संख्यावाची है, नवरात्र है, चौमास है, पंचतंत्र है। हम इसी के क्रम में और आपसे कहें त्रिलोचन कह दें या चतुर्भुज कह दें, तो चतुर्भुज भी हमारा जो है वह भी अगर देखा जाए तो द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर द्विगु समास दिया है और बहुब्रीहि समास दिया है तो प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि आप प्रथम प्रायोरिटी के तौर पर बहुब्रीहि समास को ही ऑप्शन में जरूर लगाइएगा। द्विगु समास पर अगर आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। हाँ, उस कंडीशन में आप लगाइएगा, अगर बहुब्रीहि समास नहीं दिया गया है तब तो द्विगु समास खामखा होगा ही। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। चलिए देखिए, यहाँ लिखा जा रहा है त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब होता है 3 भुजाओं का समूह। आप सभी को पता है, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपसे कहा कि अगर पहला पद आपका संख्यावाची होता है तो आपका जो समास होगा वह द्विगु समास होगा। यहाँ देखिए कहा जा रहा है नवरात्र, नवरात्रियों का समूह नवरात्र होता है। चौमासा जो है 4 मासों का समूह, और पंचतंत्र, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, तंत्रों का समूह पंचतंत्र होता है। पंचतंत्र की कहानी बहुत बार पूछी गई है, आप उसे जरूर याद रखिएगा। पंचतंत्र की जो कहानी है पंडित विष्णु शर्मा की कहानी है, आप इसे कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, विष्णु शर्मा की कहानी है, बार बार एग्जामों में पूछी गई है, उसे आप जरूर याद कीजिएगा। क्योंकि कभी कभी होता है कि 1 नंबर के एग्जाम जो है क्वेश्चंस में आ जाता है
कि पंचतंत्र कहानी के लेखक कहेंगे कौन हैं, तो आप कहेंगे पंडित विष्णु शर्मा पंचतंत्र कहानी के लेखक हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। कहीं कन्फ्यूजन्स है, कहीं दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइएगा। हमने इसके पहले आपसे चर्चा किया था अव्ययी भाव समास पर। हम एक बार थोड़ा सा हम और इस पर आपसे बात करेंगे, क्योंकि आपका तरोताज़ा हम करना चाहते हैं। अगर हम अव्ययी भाव समास की बात करें तो अव्यय पहला जो है, यहाँ आप उपसर्ग से आप परिचित होंगे। अगर आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत उपसर्ग आ जाता है, यानी कि शब्द के पहले उपसर्ग लगा रहे, तो वहाँ आप अव्ययी भाव समास को लगाएंगे। ठीक है, अगर हम तत्पुरुष द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास को भी हमने आपको बेहतरीन तरीके से बताया था। और बहुब्रीहि समास को हमने बताया था कि बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा जो अर्थ निकलता है, जैसे इसका जब विग्रह करेंगे तो किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत किया जाता है बहुब्रीहि समास में। और हमने आज आपसे बात किया द्वंद्व जो है कर्मधारय समास और द्विगु समास पर। इन दोनों समास पर हमने आपसे बेहतरीन तरीके से बात किया। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। अगला जो लेक्चर हमारा होगा वह तत्पुरुष समास का होगा, और प्लीज़ आप उसे भी देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास के कई भेद होते हैं और उस समास से भी एग्ज़ामों में क्वेश्चंस कई बार जो है पूछे गए हैं। तो वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।